Once again, very good morning, dear students. In the today's class, we are going to discuss regarding the statistical chapter, the statistics chapter, the next chapter, which is generally known as the next part of the collection of data. यानी कि ये जो चैप्टर होने वाला है, इसमें बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जो कलेक्शन करते हैं आप डेटास का, तो उस कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक कौन कौन सी हैं. तो जनरली स्टैटिक्स के अंदर इनको सेंसस मेथड और सैंपल मेथड के नाम से जाना जाता है. तो आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर आप दो चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा के प्रोसेस के अंदर ये जो दोनों टेक्निक हैं जिनको आप जनरली कॉल करते हैं सेंसस और सैंपल, जनरली मेथड्स बोला जाता है, टेक्निक आप कॉल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से दोनों का अलग अलग पैटर्न है तो ये देखने को यहाँ पर मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं बहुत कम टाइम में कि कैसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं और दोनों कैसे यूजफुल हैं स्टैटिस्टिक्स की स्टडी के लिए और कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ census and sample methods. This is our today's topic under the collection of data. Under the collection of data. जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स को पहली बार 10th क्लास में, वैसे आपने पढ़ा होगा 9th में भी, आपने थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर आता है इसका पोर्शन, मीन मोड मीडियन आपने डायरेक्ट सेंट्रल टेंडेंसी को वहाँ पे देखा होगा. और अगर आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें नहीं देखी हैं तो क्योंकि बेस मजबूत होना चाहिए, कॉमन सी बातें समझ में आनी चाहिए, तो फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर सकेंगे आसानी से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी. तो सबसे पहले बच्चों देखिए समझना क्या है कि आखिरकार ये सेंसर और सैंपल का जो मेथड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचें, हम कैसे स्टार्ट करें अपने चैप्टर को, हमारे चैप्टर का जो प्रीफेस है, जो इंफ्रा है हमारे चैप्टर का, जो आधार है, वो कैसे बनाएं हम. तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है. एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल रिगार्डिंग द टॉपिक. सपोज दैट ये कोई कॉलेज है. कॉलेज बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज. मान लीजिए कि ये राजस्थान कॉलेज है, जयपुर. एंड नाउ आई एम ए इन्वेस्टिगेटर. हु आई एम एन इन्वेस्टिगेटर. मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ भाई. मेरा नाम क्या है, रवि. आई वॉन्ट टू collect the student data. investigator यानी कि I am. now I want to collect इसका जो स्टूडेंट का नंबर है वो है 2000, यानी 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में. now I want to collect the student data regarding their family background. यानी मुझे डेटा का जो है वो एक तरीके से कलेक्शन करना है राजस्थान कॉलेज जयपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं. मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, आई एम रवि है. सो व्हाट कैन आई डू नाउ. मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं समझ सकूं. नाउ आई एम इन्वेस्टिगेटर, सो आई हैव टू चॉइसेस. नाउ मेरे पास दो चॉइस हैं. अभी क्या है मेरे पास, दो चॉइस हैं. ये रवि है, ध्यान रखेंगे आप. नाउ आई हैव टू चॉइसेस, नंबर ऑफ टू चॉइसेस. कौन कौन सी चॉइस होंगी आपके पास. नंबर 1, सबसे पहले होल इन्वेस्टिगेशन. होल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको क्या होगा कि मैं ये 2000 बच्चों के बारे में पूरा डिटेल इकट्ठा करूंगा, इनके घर घर जाऊंगा एड्रेस पता करके, और घर जा कर के जो है
मैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में इनकम क्या है, किस कंडीशन में है। एवरी स्टूडेंट का हाउस अटेंड करना पड़ेगा मुझे, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड होल इन्वेस्टिगेशन। एक तो ये जो चॉइस है मेरे पास। नाउ द सेकंड चॉइस, जो सेकंड नंबर का चॉइस है मेरे पास, वो है सैम्पलिंग स्टडी। सैम्पलिंग स्टडी का मतलब ये है कि ये जो 2000 स्टूडेंट्स हैं, मैं इनमें से कॉमन से कोई 10 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और केवल उनके घर जाके स्टडी करता हूँ कि आखिरकार इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, रिच है, पुअर है, मीडियम फैमिली से है, क्या है। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इस कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुँचा जाए। तो जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि होल स्टडी करूंगा मैं, जिसमें एवरी स्टूडेंट्स के हाउस को अटेंड करना है मेरे को एज ए इन्वेस्टिगेटर, दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। क्लियर हो गया बच्चों? और जिसके अंदर मेरे को सैंपल वाला काम करना है, जिसमें मैं सैंपल उठाऊंगा वहां से 2000 स्टूडेंट्स के अंदर से, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ से 10 बच्चों का सैंपल लेकर के स्टडी करनी है, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। यानी कि द फर्स्ट केस यू कॉल्ड सेंसस, द सेकंड केस या द सेकंड चॉइस यू कॉल्ड सैंपल मेथड। तो उम्मीद है कि कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार सर आपको किसके बारे में बताना चाहते हैं और आपको कैसे समझना है। बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके स्कूल का एग्जाम्पल हो सकता है, कॉलेज के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, कहीं का भी एग्जाम्पल हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स का, किसी गाँव का, विलेज का एग्जाम्पल हो सकता है। तो काफ़ी आसान तरीके से आप किसी कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को यहाँ के बाद में। ये तो चलो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट इसी के अंदर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अब चैप्टर के अंदर आगे और क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ नोट करनी है और वो ध्यान रखना है। दीज आर टू टेक्निक्स। ये भाई दो तकनीक हैं, ध्यान रखेंगे आप, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। And both are very important for the administrative purpose। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्शन करना है तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मायने रखती हैं। और दूसरा, इसके अलावा अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन चाहते हैं, अगर आपको कोई कॉन्क्लूजन चाहिए, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं आप, किस पर पहुंचना चाहते हैं बच्चों? निष्कर्ष पर। तो ये निष्कर्ष आपको निकालने के लिए मदद करेंगे आपको ये दोनों मेथड्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ये जो प्रीफेस था हमारे चैप्टर का, जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं इस चैप्टर को आगे लेकर के और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें और ऐसी हैं जिनको आप जान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली आज हमारा क्या है कि डस्टर ख़राब हो गया है बच्चों, तो हम डस्टर को लेने गए हैं मार्केट के अंदर, हमने भेजा है किसी को। तो आज हम जो है ये भी, अब ये जो कपड़ा है ये रिसोर्स का काम करेगा मेरे लिए, तो मैं अब इसी से काम करूँगा। और टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपना टेक्निक, मेथड्स वगैरह सब चेंज करना चाहिए, जैसे मैंने अभी किया है। आप भी जब स्टडी कर रहे होते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो वाइड एंगल से सोचिए बेटा, बहुत सारी चीज़ें सोचिए आप चैप्टर के बारे में कि क्यों ऐसा लिखा गया है बुक में, क्यों स्टैटिस्टिशियंस ने ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया आपको यहाँ पर, इसका क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है इसका आपकी लाइफ में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर के अंदर और सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस मेथड। अब डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों सेंसस मेथड के बारे में कि आखिरकार ये क्या कहानी है, इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई राउंड बनाया, आप सोचेंगे सर ये क्या बना रहे हो आप। फिर मैंने इसके नीचे ये कोई राउंड बनाया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये कोई मटकी है, ये कोई पॉट है, ठीक है ना, या ये कोई बर्तन है आपका, या ये कोई भी एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर आपको कुछ रखना है। अब देखिए मैं आपके यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, ये यहाँ पर
रेड डॉट्स मैंने आपको राउंड राउंड करके दिखा दिया है। ठीक है भाई, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर ग्रीन डॉट्स दिखा रहा हूँ। अब ये ग्रीन डॉट्स जो है ये ज़्यादा हैं, फैले हुए हैं इधर उधर, ठीक है ना। अब देखिए आप, इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सेंसस मेथड को समझने के लिए बच्चों, सेंसस मेथड आपसे क्या कहना चाहती है, या सेंसस टेक्निक क्या कहती है। यहां पर आपको दो चीजें समझना जरूरी है कि अगर ये जितने भी नंबर हैं, मान लीजिए इनका टोटल नंबर 50 है, यानी ये जो आपने डॉट्स बनाए हैं ये पर्सन्स हैं या जो भी है, या ये स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज के, तो ये इनका मान लीजिए नंबर 50 है यहाँ पर। तो अगर आपको सेंसस मेथड अप्लाई करना है तो टोटल 50 केसेस के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं तो आपको टोटल स्टडी करनी पड़ेगी, और इस कंडीशन में आप कहेंगे कि आपने यूज़ किया है सेंसस मेथड। अगर आपने कोई भी रैंडमली इसमें से कोई भी पिकअप किया बिना देखे और इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, अब आप देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको। आपने 3 डॉट उठाए, और क्योंकि ब्लैक हमने उसमें नहीं लिया है तो मैं इसको ग्रीन रख देता हूँ इस तरीके से। अब कोई भी आपने पिकअप किया और आप उठा करके यहाँ लेके आए, और केवल आप अब 3 स्टूडेंट्स पे स्टडी करेंगे, इन 3 मेंबर्स पे स्टडी करेंगे, या ये 3 जो भी आपकी बॉल्स हैं, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं, केवल इनकी स्टडी करेंगे। आपने यहाँ पर एक सैंपल ले लिया है टेस्टिंग के लिए, कोई भी उठा लिया है मनमर्जी से, और अब इनकी स्टडी कर रहे हैं आप। तो इस तरीके के केस में आप उसको बोलेंगे सैंपल मेथड। यहां तक के कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि कम समय में ज़्यादा हम कैसे समझें किसी चीज़ के बारे में, कैसे हम साइंटिफिक स्टडी करें उसके बारे में कम शब्दों में। तो स्टार्टिंग में बच्चों, जैसा कि ये सेंसस मेथड है, इसको बोला जाता है कंप्लीट एन्यूमरेशन। इन्यूमरेटर होता है ना जो गणना करता है, वो वाला, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड बोला जाता है इसको। कंप्लीट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरी आप गणना करेंगे एक एक चीज़ की, एक एक कैंडिडेट के बारे में स्टडी करेंगे, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड हो गया। वहीं पर ये जो है आपका सैंपल मेथड, ये कंप्लीट स्टडी नहीं होती, ये चीज़ क्लियर होगी। अब दोनों मेथड्स की जब बात आती है तो कहानी ये आती है कि भाई कि विच इज़ द बेटर टेक्निक टू कलेक्ट द डेटास एंड एनालिसिसिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं बच्चों जो ध्यान रखनी है। हर टेक्निक की अपनी आइडियल मेरिट्स होती हैं, डीमेरिट्स होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्ट होती हैं, विशेषताएं होती हैं, और कुछ कमियां भी होती हैं, डीमेरिट्स जिनको बोलते हैं। तो चलिए दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जनरली यहीं पर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताते हैं, जिससे आपको याद रहे। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको सेंसस मेथड की, नंबर 1 मेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना, एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये मेथड, सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आप एवरी पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे, हाउस टू हाउस, हेड टू हेड। सो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है ना। नंबर 2 विश्वसनीयता रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। और नंबर 3 पर क्या होगा, विश्वसनीयता के बाद में यहाँ पर ये वाइड जो आपकी कैरेक्टरिस्ट होंगी, जो भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आप किसी के घर पे गए तो बहुत सारी बातें उससे पूछ सकते हैं, एजुकेशन के बारे में,
इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्ट यानी बहुत सारी डाइवर्स एक तरीके से कैरेक्टरिस्ट को कलेक्शन करने के लिए ये मेथड काम में ली जाती है, सेंसस मेथड। ठीक है ना। अगर आपको इनडायरेक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या करना है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, तो भी आपको सेंसस मेथड काम में ली जानी चाहिए या लेनी चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, आपको करप्शन का डेटा कलेक्ट करना है, आपको पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करना है, तो इस तरीके के डेटाज में इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, तब आपको ये मेथड, सेंसस मेथड काम देगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर कैसे, आपने करप्शन का नेम ले लिया तो करप्शन कैसे है सर? तो मैं करप्शन की स्टडीज से कैसे करेंगे आप? मान लीजिए कि ये अभी ये पर्सन है टोटल, इसमें से आपने सैंपल लिया और 2 को उठा के बाहर रख लिया और मान लीजिए कि दोनों पर्सन ग्रीन वाले आ गए और ये दोनों जो है रेड वाले करप्ट पर्सन है, ग्रीन वाले फेयर है और दोनों ही बाहर आ गए। अब आपका सैंपल मेथड क्या कहेगा कि कोई भी करप्ट नहीं है। योर सर्वे इज रेडी नाउ एंड योर कंक्लूजन इज कि नोबडी इज करप्ट हियर, जबकि करप्ट तो है, ये देखिए रेड वाले इसमें घुसे हुए हैं अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जस्ट लाइक जो करप्शन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा अगर लेने हैं तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन यानी सेंसस मेथड, एक एक आदमी के बारे में पता करो, वहाँ यूजफुल है ये मेथड। अब भाई ये तो चलो इसकी बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सैंपल मेथड की। तो सैंपल मेथड के अंदर जो सबसे पहला सैंपल मेथड का जो मेरिट है, सैंपल मेथड का जो मेरिट है वो नंबर 1 पर है कि ये टाइम सेविंग है, कम समय में हो जाता है भाई, कोई भी सैंपल उठाओ काम कर लो। नंबर 2 पर क्या है, इसमें लेस एक्सपेंडिचर, कम खर्चा होता है भाई। नंबर 3 मोर एफिशिएंट। 4 एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपना प्रशासन का क्षेत्र होता है उन लोगों के लिए ये ज़्यादा, कि भाई कभी बार ऑफिस में आप देखते हैं अरे रैंडमली चेक कर लो यार, फटाफट जरा देख लो, 1000 फाइलें तो जरा 10 उठा के देखो जरा क्या ट्रेंड आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से ये सैम्पलिंग मेथड काफ़ी यूजफुल होती है, ठीक है। अब इस तरीके से हर मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्ट होती हैं, कुछ जैसे मेरिट्स की बात कर ली तो डीमेरिट्स भी होंगी नो डाउट कहीं ना कहीं। तो डीमेरिट्स की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डीमेरिट्स में आप बच्चों क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, उससे क्या है कि आपको आसानी रहेगी देखने में। और यहाँ पर इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ, अब सही है। अब आपको बताएंगे इनकी डीमेरिट्स कि आखिरकार इनकी डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सेंसस मेथड की ही डीमेरिट्स लेते हैं इस तरीके से। डीमेरिट्स पहले नंबर पर, सबसे पहले तो कॉस्टली होती है भाई, खर्चीली, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन्स मोर रिक्वायर, या मैं ये कहूं कि पर्सन्स की जगह इन्वेस्टिगेटर, ज़्यादा इन्वेस्टिगेटरों की ज़रूरत है। और लार्ज एरिया के लिए नॉट सूटेबल, ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि बड़े बड़े एरियाज़ में कहाँ तक कोई ट्राई करेगा, कितने आदमी चाहिए, कितना वो सब चाहिएगा ये सब। और इसमें क्या है कि ये इसकी जो कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो मोटे मोटे तौर पर जो आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि चलो ये तो चलो चीज़ें ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा। तो नेक्स्ट वाला जो मेथड है, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये अपन कर रहे थे बात वहाँ पर सैंपल मेथड की। तो सैंपल मेथड के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं भाई, यहाँ पे मैं ये रेड लाइन डाल देता हूँ, इसके नीचे सैंपल मेथड की बात करेंगे। सैंपल मेथड की भी कमियाँ हैं। सैंपल मेथड जो है वो सबसे पहले बाइस्ड हो सकती है, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, पक्षपात हो सकता है। भाई मेरे को रैंडमली मान लीजिए 2 लोगों को स्कॉलरशिप देना है, या रैंडमली क्लास में स्कॉलरशिप्स देना है, मेरे मन की मर्जी मैं किसको उठाऊं। मैं बायस भी तो हो सकता हूं पर्सनली, मैं कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क भी तो रख सकता हूं कि रैंडमली वही आए सैंपल, तो यहाँ पर पक्षपात के चांसेस बन जाते हैं। नंबर 2,
नॉट एक्यूरेट, सही नहीं है भाई इसके निष्कर्ष पूरी तरीके से। कंक्लूजन, रिलायबिलिटी लेस रिलायबल, कम विश्वसनीय है। नंबर 3, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं सैंपल मेथड के अंदर, इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और है कि जो कंक्लूजन है वो कई बार रॉन्ग हो जाते हैं, रॉन्ग कंक्लूजन। और सबसे जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये है, इसमें आपको जो इन्वेस्टिगेटर चाहिएगा ये मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। मोस्ट इंटेलिजेंट इसलिए होगा क्योंकि उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि सैंपल जो आप लेने जा रहे हैं क्या वो रिप्रेजेंटेटिव होगा सभी का, क्या वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये उस सैंपल की मेरिट्स नहीं है तो आपने गलत सैंपल चूज कर लिया और आपका पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा बच्चों। कुछ बातें मेरिट्स डीमेरिट्स की हमने दोनों पक्षों को लेकर के की हैं। होप सो ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बताना जरूरी है। तो दोनों टेक्निक को आपने देख लिया, मेरिट्स डीमेरिट्स को देख लिया, किसको क्या बोला जाता है ये भी देख लिया, किस में कैसे आप सर्वे कर सकते हैं, कैसे कलेक्शन कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। अब क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इस चैप्टर के अंदर रह गई, जैसे आप समझो बच्चों। अब हम एक बार आपको सेंसस के बारे में हमने आपको बताया तो ऐसे सैंपल के बारे में भी बताएंगे। मान लीजिए ये आपका सैंपल मेथड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सैंपल मेथड में, मोस्टली सैम्पलिंग जो है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग, और जो सेकंड सैम्पलिंग होती है वो नॉन रैंडम होती है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअली इसके अंदर ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, तो कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे रैंडम सैम्पलिंग है तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, आप कैसे करेंगे सैम्पलिंग, लॉटरी निकाल सकते हैं भाई। आप क्या निकाल सकते हैं, लॉटरी सिस्टम रख सकते हैं, कोई भी उठा लो कहीं से भी कैसे भी। लॉटरी अगर आपको नहीं है तो कोई आप टेबल बना सकते हैं, टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में टिपेट की टेबल फेमस है, तो वो टेबल फॉलो कर सकते हैं भाई, किस रैंक के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है, सैंपल आपका लेना है। तो ये दोनों चीज़ें आई थिंक कि आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर किस तरीके से आप यहाँ पर सर्वे के लिए कलेक्शन का जो कलेक्शन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है, ये बुक्स में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं लेकिन इनको जितना आपको आना चाहिए कम से कम वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको मस्ट एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है कि इतना तो आपको आना ही चाहिए। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कब की जाएगी, जब आपका कोई स्पेशल पर्पज़ हो। अगर इन्वेस्टिगेटर का कोई स्पेशल पर्पज़ है तब वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग करेगा। दूसरा, सेकंड नंबर पे, स्पेशल पर्पज़ के बाद कई बार क्या हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से अगर सैंपल निकालना है, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंक्लूजन आप निकालने जा रहे हैं, तो तब आपको यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई क्वेटा सैंपलिंग आप कर रहे हैं, क्वेटा सैंपलिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लीजिए क्वेटा सैंपलिंग है तो ये नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर ही आएगा, क्वेटा सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पॉपुलेशन है ये आपकी, तो इसमें मान लीजिए 10 लोग थे, 10, तो आपने क्या कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इन 10 पीपल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधे 5 एक तरफ, आधे 5 एक तरफ, कोटा डिसाइड कर दिया। इसमें क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं आप, तो आपने कर दी फिक्स। अब 5 लोगों के लिए आप अलग सैंपल निकालेंगे और 5 के लिए आप अलग सैंपल निकालेंगे, अलग अलग तरीके से। ये मान लीजिए आपको जो है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालना है, और ये जो 5 का निकालना है ये ड्रेस के हिसाब से, इनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, मान लो इस कंडीशन पे आपको डेटा एनालिसिस करना है, या इनका खाना पीने का तरीका कैसा है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो क्वेटा सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और इसके अंदर इस तरीके से क्वांटिटी को अलग अलग बांट दिया जाता है, बांट करके फिर स्टडी की जाती है, यानी उस बांट करने के बाद में, यानी कि जो डिवाइडेशन के बाद में वहाँ से सैंपल उठाया जाता है इस तरीके से। तो ये कुछ इसकी आपको यहाँ पर चीज़ें हैं।
अब कई बार क्या होता है, जैसे और भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इसलिए आता है कि इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि मेरे को जो सैंपल निकालना है उसका वे ऑफ यूज़ क्या है, मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक है, इसके अंदर साइंटिफिक सैम्पलिंग होती है। अब बात करते हैं, वापस इधर आते हैं रैंडम सैम्पलिंग की तरफ और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं। आपने इलेक्शन देखा है, आप लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अभी जो देख रहे होंगे वीडियो को। तो जब आप इलेक्शन करवाने जाते हैं तो इलेक्शन से पहले जो आपके टीवी चैनल्स हैं, जिनको आप न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स, ठीक है ना, जैसे आज तक, NDTV, ठीक है ना, जी न्यूज़, तो ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। तो इलेक्शन से पहले ये क्या करते हैं, एग्जिट पोल दिखाते हैं आपको। आप भी घर में चाय पीते रहते हैं और चाय पीने के साथ एग्जिट पोल्स का मजा लेते हैं। क्या दिखाते हैं ये आपको, एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स दिखाते हैं, पूर्व अनुमान, यानी पहले जो ये, तो एग्जिट पोल्स में क्या करते हैं, ये रैंडमली इलाकों में जा करके कहीं पर पूछते हैं लोगों से। जैसे कैसे पूछते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रवि है। तो आपके यहाँ से कौन सी प्रत्याशी को जिताएंगे, आप किस पार्टी के प्रत्याशी का माहौल चल रहा है आपके यहाँ? तो वो कहेगा भाई यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, कोई कहेगा यहाँ तो आपका चल रहा है, कोई कहेगा यहाँ तो कांग्रेस का चल रहा है, इस तरीके से। तो ये रैंडमली इलाकों का सर्वे करते हैं और जहाँ से इनको जो निष्कर्ष निकलते हैं सैम्पलिंग वे से, तो उसको ये एग्जिट पोल बना करके आपके सामने पुटअप करते हैं। तो एग्जिट पोल्स जब आते हैं तो किस मेथड के अकॉर्डिंग आते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग यानी वहाँ जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो सैंपल मेथड के अकॉर्डिंग हो रहा है, सैंपल में भी सब डिवाइडेशन में जो रैंडम सैम्पलिंग है इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ चले गए कलेक्शन ऑफ डेटा में और आपने इस तरीके से एग्जिट पोल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये थी बच्चों हमारे आज की क्लास। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और बचा है। वो जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो सैम्पलिंग होती है, ये जो सैंपल मेथड है, इसके अंदर एरर होती है। तो एक सैंपल एरर होती है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिएगा मेरे साथ, जिसमें आप समझेंगे कि सैम्पलिंग एरर किसको कहते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर किसको बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये जो हमारा वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं अपने पूरे सिलेबस के लिए, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आप हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस के अंदर। और एप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, आपके घर में कोई भी बच्चा जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, तो आप यहाँ से इकोनॉमिक्स की स्टडी थॉरोली कर सकते हैं। डे टू डे आपके चैप्टर्स के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्ते टू ऑल वंस अगेन। हैव अ गुड डे।